तो हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल between substrate and reagent। मतलब सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बीच में इलेक्ट्रोफाइल का एक्सचेंज होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इसका कंडीशन क्या होता है, पहले कंडीशन से हम लोग समझते हैं, फिर किस तरह से एक्सचेंज करेंगे, कहाँ से एक्सचेंज करेंगे, किसको एक्सचेंज करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर क्या होगा वो देखेंगे। तो इस रिएक्शन का कंडीशन होता है कि ये रिएक्शन हमको इलेक्ट्रोफाइल एक्सचेंज करना है, इसका कंडीशन क्या है। तो इसका इम्पोर्टेंट कंडीशन है, आपको याद रखना है, बेंजीन रिंग। ये रिएक्शन जनरली कहाँ पर होता है, बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग होना चाहिए, बेंजीन रिंग, ये होता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड्स होना चाहिए। बेंजीन रिंग्स benzene rings as a substrate। बेंजीन रिंग इन अ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट में बेंजीन रिंग होना चाहिए। और दूसरा इसका कंडीशन है कैटेलिस्ट। दूसरा जो आपको कंडीशन ध्यान रखना है वो है आपका कैटेलिस्ट। तो ये जो कैटेलिस्ट है वो कौन सब होना चाहिए, तो जैसे आपको ये सब अगर कैटेलिस्ट कहीं भी मिले, जैसे AlCl3, ये तो बहुत पॉपुलर कैटेलिस्ट है, AlCl3 कहीं भी आपको मिले। नेक्स्ट है जैसे आपको मिले H2SO4, FeCl3 या FeBr3 या Fe डार्क करके इसे लिखा हुआ रहेगा। ये कैटलिस्ट के रूप में ये सब रहना चाहिए। सबसे तो पहला कंडीशन देखना है आपको बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग एज ए क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट में बेंजीन रिंग होना ही चाहिए। दूसरा कंडीशन है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट या तो AlCl3 रहेगा, साथ में एनहाइड्रस हो, जो भी कंडीशन दिया हो उसे मतलब नहीं है, मतलब है कि AlCl3 आप देखिए या H2SO4 देखिए, FeCl3 देखिए या FeBr3 देखिए, Fe डार्क देखिए, तो हम समझ लेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। चलिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से, जैसे OH है प्लस Cl2 है, FeCl3 है। CHO है, HNO3 है, H2SO4 है। तीसरा, जैसे अगर हम ये लिखें CH3 OH CH3 H2SO4। देखिए अब बताइए, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब
किस ये तीनों रिएक्शन में किस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कंसेप्ट के आधार पर। तो हम लोग कंडीशन से समझते हैं, देखते हैं। बेंजीन रिंग तो होना ही चाहिए। तो चलिए इस रिएक्शन में आपको देखिए ये बेंजीन रिंग आपको मिल गया, साथ में कैटलिस्ट इस सब में से कोई होना चाहिए। देखिए FeCl3 मिल गया, तो ये आपको हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंसेप्ट के अनुसार प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ आप कंडीशन से समझिए कि कौन रिएक्शन होने वाला है यहाँ पर। इसमें भी देखिए बेंजीन रिंग है और कैटलिस्ट क्या है H2SO4 है, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस कंडीशन में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है H2SO4 तो दिया हुआ है, कैटलिस्ट H2SO4 तो आपको मिल रहा है, लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है। देखिए बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग नहीं है। इसका मतलब ये जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो किसके अंतर्गत बनेगा? तो कैटलिस्ट के रूप में सिर्फ अगर एसिड दिया हुआ हो रहता है तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। मतलब ये एलिमिनेशन रिएक्शन का ये एक कंडीशन है। एलिमिनेशन रिएक्शन का भी ये क्या है? कंडीशन है। साथ में यहाँ पर आपको हीट भी दिया हुआ रहेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कंडीशन आपको समझ में आ गया। बेंजीन रिंग रहे, समझिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम थोड़ा समझा ही देते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल को तो एक्सचेंज करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या है कि ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए क्या होता है कि रिएजेंट आपको याद रखना पड़ेगा। रिएजेंट से क्या इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, और उससे इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर रिएजेंट HNO3 हो तो उससे जो इलेक्ट्रोफाइल आपको प्राप्त होगा वो होगा NO2 प्लस Cl2 हो तो इससे जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा आपको Cl प्लस, Br2 जो हो उससे इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा आपको Br प्लस, अल्काइल ग्रुप हो जैसे RX जो हो उससे मिलेगा R प्लस, RCOX हो तो इससे मिल जाएगा आपको RCO प्लस। इतने तरह का आपको ये रिएजेंट मिलेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। आपके सिलेबस में यही सब रिएजेंट दिया हुआ रहता है और यही सब, या फिर आपको H2SO4 ये लेकिन पॉपुलर है, इतना के बारे में आप कम से कम जानिए। HNO3 Cl2 Br2 RX और ये तो NO2 प्लस इससे इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा, Cl प्लस Br, ये मान लीजिए मिल गया आपको। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आप समझिए, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में स्पेशली वीडियो मैं आपको बना के समझाऊंगा अभी। लेकिन समझ लीजिए जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग कैसे करते हैं। तो पहला कंडीशन आप समझ लीजिए, पहला समझाते हैं। ये क्या है? बेंजीन रिंग है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपल है, समझा देते हैं क्या होता है। और यहाँ पर हम डाल दिए HNO3 और यहाँ पर लिखा हुआ है H2SO4। ठीक है, अब क्या करना है? प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? इस तरह से देखिए, क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग जैसा है वैसे लिख लेंगे। बेंजीन रिंग जिस तरह से है वैसा सेम टू सेम बेंजीन रिंग को क्या करना है? लिख लेना है। अब क्या करना है? इसमें से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, इस बेंजीन का ये फर्स्ट पोजीशन होता है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6। इसमें से जो इलेक्ट्रोफाइल, तो HNO3 में से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा? NO2 प्लस। तो यहाँ पर ला के हम NO2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब ये यहाँ पर NO2 प्लस है, देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसका मतलब जहाँ पर वो अटैक करने के लिए जा रहा है वहाँ पर माइनस चार्ज होगा। वो माइनस चार्ज यहाँ पर कैसे क्रिएट होता है? तो यहाँ पर H होता है, एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है? H। तो ये H और C के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पर माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है और ये NO2 आके यहाँ पर क्या हो जाता है? जुट जाता है और दोनों माइनस और प्लस कैंसिल कर देता है एक तरह से। मतलब प्लस नहीं, प्लस माइनस वहाँ पर क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। वो मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा। आप सीधे याद रखना, अगर बेंजीन के फर्स्ट पोजीशन पर, बेंजीन के फर्स्ट पोजीशन पर कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं हो, सिर्फ बेंजीन रिंग हो, सिर्फ क्या हो? बेंजीन रिंग हो, तो जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा उसको बेंजीन के फर्स्ट पोजीशन पर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल,
अगर बेंजीन के फर्स्ट पोजीशन पर, अगर बेंजीन के फर्स्ट पोजीशन पर जैसे ग्रुप लाइक NH2 हो, Cl हो, Br हो, OH हो या R ग्रुप हो, R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप्स, इस सब में से कोई भी ग्रुप हो तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल ई को हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई से। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है उसको हम लोग कहाँ पर जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये आपका सेकेंड पोजीशन, थर्ड, 4, 5 और 6। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसको सेकेंड पोजीशन पर भी और 4 पोजीशन, दोनों पोजीशन पर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कहाँ पर, सेकेंड पर भी जोड़ देते हैं और 4 नंबर पर भी जोड़ देते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जैसे NO2, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलता है, NO2। तो मतलब NO2 को हम लोग सेकेंड पोजीशन पर भी जोड़ देंगे और 4th पोजीशन पर भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे वो सेम ही रिएक्शन रहेगा, जैसे ये है और हम यहाँ पर दे दिए CH3, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये ग्रुप R का मतलब ये ग्रुप CH3 है, ये R का मतलब होता है CH3 यहाँ पर ये। और यहाँ पर अगर आपको दिया हो HNO3 और लिखा हुआ है H2SO4, तो क्या करना है, जो बेंजीन रिंग है जैसा जो लिखा हो उसको कुछ नहीं कीजिए। जैसे ये लिख लिए, CH3 इसमें लगा हुआ है तो CH3 इसमें क्या किए, जोड़ दिए। और इसी तरह से एक बार और लिख लीजिए, इसी चीज़ को एक बार हम और लिख लेंगे प्लस में, प्लस ऐसे लिख लिए। और इसमें भी CH3 क्या है, जुड़ा हुआ है, तो हम CH3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब क्या करना है, क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको सेकेंड और 4 पोजीशन पर जोड़ना है। तो एक बार सेकेंड पोजीशन पर जोड़ दिए NO2 को, क्योंकि HNO3 से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है वो क्या है, NO2 प्लस। और फिर उसको कहाँ पर जोड़ दिए, 4th पोजीशन। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर बेंजीन रिंग पर कुछ भी जुड़ा नहीं हो तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको फर्स्ट पोजीशन पर क्या करना है, जोड़ देना है। अगर फर्स्ट पोजीशन पर पहले से इस सब में से कोई भी ग्रुप्स लगाओ, मतलब ये सब +M ग्रुप है, +M ग्रुप्स लगाओ। +M ग्रुप्स क्या होता है आप आगे समझिएगा, ये +M ग्रुप लगाओ, वैसे आप जनरली समझ लीजिए। ये सब ग्रुप में से कोई भी लगाओ, क्या सब ग्रुप है, NH2 Cl Br OH और R अल्काइल ग्रुप, इस में से कोई भी ग्रुप लगा हो फर्स्ट पर, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको सेकेंड में और 4 पोजीशन पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कहीं कहीं आपको एक्सेप्शन भी आएगा, कहीं कहीं एक्सेप्शन भी आता है, सेकेंड और 4 पर नहीं जुड़ के 3rd पोजीशन पर भी जुड़ता है। वो एक्सेप्शनल वाला केस मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी आप समझ लीजिए, जनरली आप समझ लीजिएगा। 11-12 में तो काम चल ही जाएगा, लेकिन थोड़ा अगर नीट और JEE का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर एक्सेप्शनल जो होता है वो हमको समझना पड़ता है, तो वो तो उस पर तो चर्चा चलेगा जब मैं मैकेनिज्म बताऊँगा। तो नेक्स्ट देखिए, अब क्या है कि अगर फर्स्ट पोजीशन पर बेंजीन रिंग दिया हुआ रहेगा और बेंजीन रिंग के फर्स्ट पोजीशन पर कार्बोनाइल ग्रुप्स हो, वैसा ग्रुप्स हो जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप हो, वैसा ग्रुप हो जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल का मतलब होता है CO, कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, वैसा ग्रुप जिसमें कार्बन के साथ क्या हो, ऑक्सीजन हो, जनरली कार्बन, ये ग्रुप लगा हो या COOH लगा हो या फिर CONH2 लगा हो या COCl लगा हो या NO2 लगा हो या CN लगा हो, इस सब में से कोई भी अगर फर्स्ट पोजीशन पर, बेंजीन के फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ा हुआ, ये सब -M ग्रुप है, ये सब जो है वो -M ग्रुप है। तो ये सब में से कोई भी ग्रुप लगा हो तब हम लोग जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये जो हमारे पास में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसको हम 3rd पोजीशन पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, 3rd, 4, 5 और 6। कौन पोजीशन पर जोड़ देंगे, 3rd पोजीशन पर। किसको जोड़ देंगे, इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग किस पोजीशन पर जोड़ देते हैं, 3rd पोजीशन पर जोड़ देंगे। देखिए इलेक्ट्रोफाइल को किस पोजीशन पर जोड़ना है, 3rd पोजीशन पर जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है, इस तरह से देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास में ये रिएक्शन ही है, वही रिएक्शन लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिए CH, इसको हम लोग क्या करते हैं, Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, FeCl3। देखिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कंडीशन आपको मिल रहा है। यहाँ पर सबस्ट्रेट में बेंजीन रिंग दिख रहा है, सबस्ट्रेट में क्या है, बेंजीन रिंग। ध्यान से देखिए नहीं तो बात समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो भी देख रहे हैं, कुछ और भी सोच रहे हैं इधर उधर का बात, तब बात समझ में नहीं आएगा। साइंस
साइंस है बाबू, ये साइंस है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्या लग रहा है कि वीडियो फिल्म नहीं चल रहा है, कोई सीरियल या वीडियो कॉमेडी नहीं चला है कि देखे और आपको समझ में आ जाएगा। माइंड को पूरा कंसंट्रेट करके आपको देखना पड़ेगा। कृष्ण भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक, मतलब यू योर माइंड एंड इंटेलेक्ट एंड ओनली टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, मतलब वन पॉइंटेड, मतलब एक ही दिशा में आपका होना चाहिए। आपका आपका शरीर, आपका आत्मा, आपका बुद्धि एक ही दिशा में होना चाहिए। जैसे अब एक ही दिशा का मतलब ये है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आपका ध्यान ये चीज़ समझने को है तो इधर ही आपका दिमाग होना चाहिए, आपका शरीर इधर होना चाहिए, आपका माइंड इधर होना चाहिए, आपका बुद्धि भी इधर ही लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ये वीडियो देख रहे हैं और साथ में कुछ कुछ सोच भी रहे हैं कि जैसे खाना बनाना है तो गांव जाना है, तो रात बहुत हो गया, तो गर्मी बहुत लग रहा है, विभिन्न तरह के माइंड्स, या गर्लफ्रेंड के बारे में आप सोच रहे हैं, गर्लफ्रेंड से बात नहीं हुआ है, बात करना है, उसका फ़ोन आ रहा है, तब तो बात आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप जो भी कर रहे हैं सब ठीक है, लेकिन अभी जिस समय में आप वीडियो देख रहे हैं उस समय में आप कुछ भी मत सोचिए, लेकिन माइंड में विचार तो आएगा, माइंड में विचार आएगा। इस पर भी अब भगवत गीता में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, अपूर्य मानव अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापम प्रविशन्ति यद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शांतिम आप्रोति नो काम कामी। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे माइंड में अच्छे विचार भी आते हैं और बुरे विचार भी आते हैं। जिस तरह से विभिन्न विश्व का जितना भी नदियाँ हैं, विभिन्न नदियाँ का पानी समुद्र में प्रवेश करते रहता है, लेकिन समुद्र अपने जगह पर क्या है, स्थिर है। अच्छा पानी भी समुद्र में जाता है, गंदा पानी भी समुद्र में जाता है, झरना का पानी भी समुद्र में जाता है, लेकिन समुद्र अपनी जगह पर क्या है, अस्थिर है। ऐसा नहीं कि जगह चेंज कर लेता है कि अच्छा पानी आ रहा है तो ठीक है, खुश है समुद्र, और गंदा पानी जा रहा है तो समुद्र अपना जगह चेंज नहीं करता है, अपनी जगह पर है। जो भी आता है सबको क्या करता है, आने देता है, वो एब्जॉर्व कर लेता है। उसी तरह से हमारे माइंड में हम नहीं भी चाहेंगे, हमारे चाहने या नहीं चाहने से कुछ नहीं होता। हमारा माइंड जो है ना वो समुद्र की तरह है, अच्छा विचार भी हमारे दिमाग में आएगा और बुरा विचार भी हमारे दिमाग में आएगा। हम कुछ ना भी सुनना चाहें तब भी हमको सुनना पड़ेगा, कभी हम ना भी कुछ बोलना चाहे तब भी बोलना पड़ जाएगा। तो ये होगा, ये तो चलेगा लाइफ में। आप चाहिएगा हमारे माइंड में अच्छा ही विचार हमेशा आवे, हम अच्छे चीज़ को खाली देखें, ऐसा नहीं होता। अच्छे विचार भी आएगा और बुरे विचार भी आएगा। हमको सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति क्या रहना है, केंद्रित रखना है, वन पॉइंटेड रहना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। आ रहा है जो भी विचार आ रहा है आने दीजिए, उसको स्वीकार कर लिए और अपने काम में आप लगे रहिए। चलिए तो हम आगे देखने चलिए कि बेंजीन के फर्स्ट पोजीशन पर 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अभी क्या बताया हूँ कि अगर बेंजीन के फर्स्ट पोजीशन पर CHO ये सब में से कोई भी ग्रुप हो तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको थर्ड पोजीशन पर क्या करेंगे, जोड़ दें। तो इससे जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है वो क्या निकलता है, Cl+। तो इसका मतलब Cl+ जो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर माइनस चार्ज डेवलप हुआ होगा। एक्चुअल में ये कुछ होता ऐसा है, मैकेनिज्म से हम समझाएंगे आपको, अभी आप सीधा सीधी समझ लीजिए। जैसे COOH है, यहाँ से एक यहाँ पर जो ये H है ना, तो ये H जो है ना, ये H बॉन्ड टूट जाता है और फिर आपका ये इस तरह से बनता है। वो मैकेनिज्म से होता है, अभी मैं वो नहीं बता रहा हूँ, अभी सिंपली ऐसे ही बता रहा हूँ कि आपको माइंड में ये आता होगा कि इस पर जो प्लस चार्ज है वो कहाँ चला जाता है, इसलिए समझा रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाता है आपका माइनस चार्ज डेवलप होता है, इसका जब हम रिजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं। और तब क्या है कि Cl जो प्लस है, Cl+ वो यहाँ पर क्या कर, देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और फाइनली हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो आपका बन जाता है COOH और यहाँ पर Cl आके क्या हो गया, जुट गया। आप तो समझ में आ गया, प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर देता है। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, उसका कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बीच में
इलेक्ट्रोफाइल का क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। इसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं होता है। इसके लिए बस एक ही कंडीशन आपका, इसका एक ही कंडीशन है कि देयर इज नो कंडीशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक ही कंडीशन है, देयर इज ओनली वन कंडीशन, दैट इज नो कंडीशन। मतलब इसका एक ही कंडीशन है कि इसका कोई कंडीशन नहीं होता है। सिर्फ क्या होना चाहिए, एक ही कंडीशन है कि सबस्ट्रेट होना चाहिए, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, सबस्ट्रेट और रिएजेंट होना चाहिए। सबस्ट्रेट रिएजेंट्स रहेगा, समझ लेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और जो सबस्ट्रेट होगा उसका दो कंडीशन याद रखना है। या तो ये जो सबस्ट्रेट होगा वो सबस्ट्रेट या तो अल्कोहल होगा या अल्काइल हैलाइड होगा, इतना ध्यान रखना है, अल्काइल हैलाइड होगा। ये जो सबस्ट्रेट होगा या तो अल्कोहल होगा या अल्काइल हैलाइड होगा। बताइए क्या होगा, या तो अल्कोहल होगा या अल्काइल हैलाइड होगा। अल्कोहल या मतलब वैसा कंपाउंड्स या वैसा कंपाउंड्स जिसमें OH ग्रुप हो, वैसा कंपाउंड्स जिसमें OH ग्रुप हो, जैसे कार्बोजेलिक एसिड, जैसे कार्बोजेलिक एसिड में भी होता है OH ग्रुप होता है, ये दोनों में। अब अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का मतलब जिसमें कार्बन के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जुड़ा हो। तो अल्काइल हैलाइड अल्कोहल में कार्बोजेलिक एसिड, मतलब अल्कोहल या वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप हो, सबस्ट्रेट के रूप में क्या होगा, या तो अल्कोहल होगा या कार्बोजेलिक एसिड होगा या अल्काइल हैलाइड होगा। यही एक कंडीशन है सबस्ट्रेट में। मतलब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एमाइड्स, एसिड, हैलाइड्स, एमाइंस, ये सब नहीं होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या चीज़ को एक्सचेंज कर देंगे, न्यूक्लियोफाइल का। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और फाइल मतलब अट्रैक्शन। और न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल मतलब जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेगा और जिस पर निगेटिव चार्ज होगा। तो जैसे ये सब आपका न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर हम कुछ न्यूक्लियोफाइल लिख देते हैं, जैसे रिएजेंट, ये रिएजेंट हो गया और उसका कुछ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो रिएजेंट जैसे HX होगा, HX होगा, तो इससे जो न्यूक्लियोफाइल निकलेगा आपको मिल जाएगा X माइनस। X का मतलब समझ लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और आपके पास में अगर H2O हो रिएजेंट्स, या NaOH हो, या KOH हो, ये सब अगर रहेगा तो आपको जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपको मिल जाएगा OH माइनस। या Ag2O मॉइस्ट हो तो भी आपको जो न्यूक्लियोफाइल है वो मिल जाएगा OH माइनस। अगर आपके पास में जैसे NH3 हो तो जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो आपको मिल जाएगा NH2 माइनस। अगर आपके पास में KCN हो तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपको मिल जाएगा CN माइनस। अगर आपके पास में KNO2 हो तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपको मिल जाएगा NO2। और वैसे इस सब रिएजेंट और उससे क्या न्यूक्लियोफाइल मिलेगा आपको वो NCERT में अच्छा से लिखा हुआ है। NCERT 12 के फर्स्ट चैप्टर अल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन जो चैप्टर है उसमें ये लिखा हुआ है, टेबल बना के लिखा हुआ है, वहाँ जाके देख लीजिए, वहाँ पर भी जाके आप देखिए। अब क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बीच न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तो रिएजेंट में तो इलेक्ट्रोफाइल आप इस तरह से देख लीजिएगा।
देखिए NH2 है, एक H को यहाँ से भी H को हटा दिए तो जो बचा वो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ से भी एक H को हटा दिए तो क्या बचा, वो H तो न्यूक्लियोफाइल। इसमें से भी एक H को क्या किए, हटा दिए तो जो बचा वो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। और इसमें से क्या हटा दिए, Na को हटा दिए। इसमें से क्या किए, जो पहला एक एटम होता है ना उसको हटा दीजिए, जो पहला एक एटम हो उसको हटा दीजिए तो जो बचेगा वही निकल। एक H हटा दीजिए, हो गया। इसमें से एक H पहला हटा दीजिए, हो गया। इसमें से Na को क्या कीजिए, हटा दीजिए, तभी इसमें से K को क्या कीजिए, हटा दीजिए तो OH बचा। ये थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप है, Ag2O मॉइस्ट। तो इसमें जैसे NH3 है तो इसमें से भी एक H क्या किए, हो गया। इसमें पहला आइटम कौन है, K, तो K को हटा दीजिए तो क्या हुआ, Cl। इसमें भी क्या है, पहला आइटम K, तो K को हटा दिए तो आपको न्यूक्लियोफाइल मिल गया। इसमें एक्सचेंज कर देंगे। अब क्या है कि सबस्ट्रेट, जैसे मान लीजिए आपके पास में CH3 है, CH है और यहाँ पर लगा हुआ है Br, और आपके पास में यहाँ पर क्या है CH3, और मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है NaOH और प्रोडक्ट्स बनाना है। तो अभी तक जो भी रिएक्शन हम आपको पढ़ाए हुए हैं उसमें से कोई भी कंडीशन यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा होगा। कोई भी कंडीशन आप लगाइए, कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं लगेगा, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो हम लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को एक्सचेंज कर देते हैं। तो NaOH, देखिए NaOH से जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा आपको, NaOH से वो क्या मिलता है, OH माइनस। तो यहाँ से तो न्यूक्लियोफाइल हमको मिल गया, वो है आपका OH माइनस। अब ये जो सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट में न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो सुनिए। सबस्ट्रेट में न्यूक्लियोफाइल हम कैसे खोजेंगे, सबस्ट्रेट में न्यूक्लियोफाइल कैसे खोजते हैं, क्योंकि एक्सचेंज तो करना है न्यूक्लियोफाइल को। तो इसमें तो हमको मिल गया कि ये न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ये CH3 होगा या ये CH होगा या CH3 या B है, कैसे समझते हैं। तो सुनिए, कार्बन, पहले तो जितना कार्बन है उसको छोड़ देना है, साथ में कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको भी छोड़ देंगे। मतलब कार्बन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो रहेगा उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जो बच जाएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा ग्रुप हो जाएगा। तो जैसे इसमें आपका ये Br जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रुप, मतलब न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर ये ग्रुप्स हो गया और यहाँ पर आपका ग्रुप्स मतलब न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ये हो गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से बन जाएगा, CH3 CH क्या बन जाएगा, CH3, और यहाँ पर आके क्या जुट जाएगा, OH जुट गया, और ये Br कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, Na प्लस, जहाँ से ये OH आया है वहाँ पर Br को ले जाकर जोड़ दीजिए। देखिए Na था, Na के पास से OH आया है तो Br को उसके पास ले जाके और क्या करेंगे, जोड़ देंगे, Na Br, ऐसा हो गया। तो ये प्रोडक्ट बन गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं सबस्ट्रेट, और उसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास में CH3 है, CH है, और यहाँ पर क्या है, OH है, और क्या है, CH3 है। तो अगर हम यहाँ पर प्लस में अगर दिया हो, अब जैसे प्लस में दिया हुआ है HCl, तो HCl जैसे HX मतलब यहाँ पर Cl है तो क्या हो जाएगा, X माइनस। तो उस तरह से यहाँ पर तो आपको मिल रहा है Cl माइनस, लेकिन यहाँ पर ग्रुप क्या होगा, तो देखिए कार्बन कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो बचा क्या, OH। तो ये OH जो है वही हमारा हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर क्या है, Cl, तो इसको यहाँ लेंगे और इसको वहाँ ले जाएंगे जहाँ से ये आया है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला होगा वो इस तरह से CH3 CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl, और यहाँ क्या हो जाएगा, CH3। अब प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से OH जा रहा है तो ये H है यहाँ पर, और यहाँ पर OH गया, ये दोनों जो है वो मिल के क्या बना लेता है, H2O। वैसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप इतना ही समझिए, अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो इतना आपके लिए काफ़ी है। कहीं भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, NCERT का से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 11 12 अगर आप हैं, 11 12 का आपको एग्जाम देना है, 12 बोर्ड का एग्जाम देना है, तो इतना आपको काफ़ी है। लेकिन अगर हम नीट का या JEE का एडवांस देंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स आएगा। उसके लिए आपको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, रिएक्शन का क्या समझना पड़ेगा, मैकेनिज्म, और साथ में कुछ एक्सेप्शनल जो होता है वो हमको समझना पड़ता है। तो उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, और बनाए हुए वो जाके आप देखिए। अभी आप इसको समझिए, मैं तो बेस से बताऊंगा क्योंकि 11th के लिए भी है, ये 12 के लिए भी है, नीट के लिए भी है, JEE के लिए भी है, ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए, सब के लिए ये फ़ायदेमंद है ये वीडियो। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा।
मैं फ्री रेडिकल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अलग से डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो को देख के अगर आपको केमिस्ट्री समझने में, ऑर्गेनिक रिएक्शन समझने में मदद मिल रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक्स कीजिए। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, कुछ तो आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा, कुछ क्या बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन यही है कि आप वीडियो को थोड़ा शुरू से लास्ट तक देखिए। थोड़ा देखने से साइंस समझ में नहीं आता। मैं बार बार स्टूडेंट से बोलता हूँ थोड़ा मत देखिए, स्किप करके मत देखिए, शुरू से लास्ट तक थोड़ा देखिए। एक दिन कम से कम, एक दिन भी तो, एक वीडियो पर भी तो कम से कम आप पेशेंस रखिए। एक वीडियो में भी कम से कम आप पेशेंस रखिए और पूरा आपको देखिए, तो आपको मेरे पढ़ाने का जो स्टाइल है वो आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप ज़रूर सारा वीडियो आप देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मन लगा के पढ़िए। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।